Assalamu alaikum. Myself Jamshed Ali. The subject is IT project management and today our topic is about acquired resources. Acquire का मतलब है हासिल करना. एक्वायर्ड रिसोर्सेज जो है ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं टीम मेंबर्स को, फैसिलिटीज़ को, इक्विपमेंट को, मटेरियल्स को, सप्लाइज को और बाकी वो नेसेसरी रिसोर्स जो एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए ताकि उसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें. लेट्स सपोज एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है, वो बिल्डिंग बना रहा है. सही है. जब वो बिल्डिंग बना रहा है तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि यार मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें मुझे एक्वायर करना है. तो कहेगा यार मुझे मज़दूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, रेत चाहिए, सरिया चाहिए. इसी तरह जब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम टीम मेंबर्स देखते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ देखते हैं, उनके लिए इक्विपमेंट देखते हैं कि उनके लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट कौन कौन से, कौन कौन सी मटेरियल्स है और कौन कौन सी नेसेसरी रिसोर्स उनको अवेलेबल है जिसके थ्रू प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके. तो हम क्या करते हैं, इसमें अपनी प्रोजेक्ट के लिए चीज़ों को एक्वायर करते हैं, रिसोर्स को एक्वायर करते हैं. और एक्वायर्ड रिसोर्सेज का एक की बेनिफिट ये है कि ये हमें एक आउटलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है और वही आउटलाइन हमें गाइड कर रहा होता है कि किस तरह कौन कौन से रिसोर्स को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज़ को असाइन करेंगे. यानी कि फॉर एग्जांपल जब एक टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड करता है बच्चों को. तो उस कोर्स आउटलाइन को देख के बच्चों को समझ आता है कि यार इस कोर्स के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे और फिर बच्चों को आसानी होती है. अगर फॉर एग्जांपल वो कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड नहीं करता तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल आज और परसों सर ने ये टॉपिक्स तो पढ़ाई है, कल भी पढ़ाई थी ये टॉपिक्स, लेकिन आगे वाले जो आगे क्लासेस होंगे उनमें हमें पता नहीं कि सर क्या पढ़ाएंगे, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता है. इसलिए स्टार्टिंग में कोर्स आउटलाइन देते हैं. एक्वायर्ड रिसोर्स के अंदर इनपुट्स है, टूल्स एंड टेक्निक्स है, आउटपुट्स है. तो सबसे पहले हम चलते हैं इनपुट्स की तरफ. इनपुट में है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान. रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान जो है ये प्रोवाइड कर रहा होता है हमें एक प्लान और वो फिर हमें गाइड भी कर रहा होता है कि किस तरह और कैसे हम रिसोर्स को एक्वायर करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए. यानी इसमें हम पूरा का पूरा एक प्लान बनाते हैं और फिर इस प्लान के थ्रू ये हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह रिसोर्सेज को हम एक्वायर करेंगे. फिर उसके बाद है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान. दूसरा पॉइंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो है इसके पास इंफॉर्मेशन होते हैं रिकॉर्डिंग रिसोर्सेज. यानी जितने भी रिसोर्सेज ना उनके मुतालिक इनके पास इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होते हैं, जो बाहर से हम लेके आएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए. प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट जो है ये इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये ओवरसीइंग करता है ऑल द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग रिसोर्सेज. अब एक्वायरिंग रिसोर्सेज में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उन सबको ओवरसीइंग करना, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना वो बिजनेस आउटपुट पे होता है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान का. तीसरा पॉइंट हमारे पास है कॉस्ट बेसलाइन. कॉस्ट बेसलाइन जो है ये हमें प्रोवाइड कर रहे थे ओवरऑल बजट ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़. प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगे तो वो हर एक एक्टिविटीज़ के ऊपर जितना बजट यूज़ हो रहा है तो उस ओवरऑल बजट को हमारे सामने लेके आते कि भाई पूरी एक्टिविटीज़ जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उन सब का ओवरऑल बजट ये रहा. उसके बाद है प्रोजेक्ट, उसके बाद हमारे पास है दूसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट. प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में सबसे पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब क्या है, तरतीब करना, चीज़ों को अरेंज करना. जब कोई हम शेड्यूल बनाते हैं ना तो शेड्यूल के हिसाब से फिर जब हम चले तो चीज़ें आसानी से हो जाती है. फॉर एग्जांपल मैंने 3 दिनों के लिए अपने लिए एक शेड्यूल बना दिया कि आज मुझे जाना है शादी पे, फिर दोपहर के बाद मुझे जाना है एक मीटिंग पे, परसों मेरा पेपर है और तरसों जो है ना मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है. तो उसी हिसाब को, उसी शेड्यूल को देख के मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करूँगा. इसी तरह हम अपने प्रोजेक्ट के लिए भी शेड्यूलिंग करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कौन कौन से वक्त पे होनी चाहिए. और ये जो पूरा प्लान होता है ना इसमें एक एक्टिविटीज़ के स्टार्ट करने के डेट और एंड करने का डेट होता है.
जो हमें हेल्प कर रहा होता है, और हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि कब हमें रिसोर्स की नीड होगी और कब वो हमें अवेलेबल होगी और कब हम उसको एक्वायर करेंगे। तो पूरा का पूरा जो प्लान होता है ना वो शेड्यूल में होता है, और उसी के हिसाब से फिर हम रिसोर्स को एक्वायर करते हैं और जब ज़रूरत होती है तो चीज़ों को ले आते हैं और फिर यूज़ करते हैं। दूसरा है रिसोर्स कैलेंडर। कैलेंडर तो अमूमन हमें पता होता है कि कैलेंडर में डेज होते हैं, महीने होते हैं, और उस महीने और डेज के थ्रू हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। इसी तरह रिसोर्स कैलेंडर हम बनाते हैं और ये हमें टाइम पीरियड बता रहा होता है हर एक रिसोर्सेज को जो नीड होती है एक प्रोजेक्ट के लिए, जो हम अवेलेबल करते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, कि यार कब हमें ये रिसोर्स यूज़ करने हैं और कहाँ पे करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि टीम मेंबर जो काम कर रहे होते हैं ना, वो कितने आवर्स का काम कर रहे हैं, उनमें वेकेशन टाइम कितनी है, उसमें लोकल हॉलीडेज़ कितनी आते हैं। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए और एक कमिटमेंट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के हम रिसोर्स कैलेंडर यूज़ करते हैं, और उस कैलेंडर के थ्रू हम सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं और रिसोर्सेज को अवेलेबल भी, रिसोर्सेज जब अवेलेबल होते तो उसके एक्वायर भी करते हैं जब नीड होती है। उसके बाद है रिसोर्स रिक्वायरमेंट। रिसोर्स रिक्वायरमेंट जो है ये हम आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि कब रिसोर्सेज की नीड होगी और कब हम उसको एक्वायर करेंगे। उसके बाद है स्टेक होल्डर रजिस्टर। स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है ना वो रिवील करता है स्टेक होल्डर्स की नीड और एक्सपेक्टेशन को, यानी ये जाहिर करता है कि स्टेक होल्डर्स चाहते क्या है, उनकी नीड क्या है। फॉर स्पेसिफिक रिसोर्सेज टू बी यूज्ड ऑन द प्रोजेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड इन द एक्वायर्ड रिसोर्सेज प्रोसेस। उसके बाद है इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो है ना ये इसमें ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स के बारे में इसके पास क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसमें अवेलेबिलिटी है, कंपीटेंस लेवल है, यानी जो टीम मेंबर्स हैं उनमें काबिलियत कितनी है, उनमें काबिलियत लेवल जो है ना कितना है। प्रीवियर एक्सपीरियंस फॉर टीम रिसोर्सेज एंड रिसोर्स कॉस्ट। सबसे पहले उनके पास एक्सपीरियंस कितना है टीम, और जो टीम रिसोर्सेज उनके पास एक्सपीरियंस, और जो रिसोर्स हम यूज़ करें उसके पास वो कितनी कॉस्ट का है। मार्केट प्लेस कंडीशन, जहाँ से हम रिसोर्सेज को एक्वायर करें उनकी मार्केट प्लेस कंडीशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। फंक्शनल हम यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइज यूज़ कर रहे हैं, जियोग्राफिक लोकेशन उसके क्या है। पांचवा पॉइंट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास पॉलिसीज़ होती है, प्रोसीजर होती है, यानी उस पॉलिसीज़ और प्रोसीजर के थ्रू हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं, एलोकेट करते हैं, और फिर वो रिसोर्सेज को हम असाइन करते हैं अपने एक प्रोजेक्ट के लिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये रिसोर्स चाहिए, और फिर उस रिसोर्सेज को हम एक्वायर करते हैं और उसको फिर असाइन कर देते हैं। एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड लेसन रन रिपोजिटरी, कि इसमें रिपोजिटरी भी हमारे पास होते हैं कि पिछला जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था उसमें रिसोर्सेज कहाँ पे लगे थे और किस तरह लगे थे, तो उस हिसाब को देख के हम फिर अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।